हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज मैग्नेटिक एंड मैटर का नया वीडियो लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस, जैसे वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटी है। बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। तो हम आज कुछ टर्म पहले डिफाइन करेंगे, फिर उनमें रिलेशन एक डेवलप करेंगे, फिर उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और वीडियो लेक्चर अगर लंबा नहीं हुआ तो डाई, पैरा और फेरो भी हम लेंगे। अगर लंबा हुआ तो फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डालेंगे। जल्दी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के आज के वीडियो लेक्चर के लिए। तो हम पढ़ेंगे वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज। बहुत सारी मैग्नेटिक क्वांटिटीज हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे पहले, ताकि आपकी टर्म क्लियर हो जाएगी कौन सी चीज़ क्या है बेसिकली। तो हम आगे का जो बचा हुआ लेसन है वो आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए, वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज, ठीक है ना, वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज। फिर हम आपस में इनमें रिलेशन निकालेंगे, इनमें रिलेशन क्या है। तो सबसे पहली मैग्नेटिक क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे नाम हैं, तो आपके लिए एक ट्रिक है कि आप यूनिट से भी पकड़ सकते हैं। आपको यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे मेरा मतलब है, अगर आपने टर्म बी पढ़ रखा, ध्यान से समझिए बी। अब बी को कितने ही नामों से जाना जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। हम क्या लिखते हैं बी को? मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन भी लिखते हैं। भाई किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो मैग्नेटाइज हुआ, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस हुआ, वो क्या? ये बी ही है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी को कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसी को कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स तो वेबर होता, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप किसी यूनिट पकड़ो ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर पकड़ो, या टेस्ला पकड़ो, या गॉस पकड़ो, बस आप इनको पकड़ो ना। अगर इस तरह से कोई यूनिट है इसका मतलब वो बी है। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड है? देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना हो तो ध्यान से सुनिए। जब किसी सब्सटेंस को, जैसे मान लो ये आयरन पीस है, इसको हमें मैग्नेटाइज करना है, तो इसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा? किसी करंट कैरिंग रीजन में या किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब वो रीजन या वो करंट कैरिंग रीजन जिसके अंदर सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए रखा जाता है। अब जब सब्सटेंस को रखा, जिस रीजन में रखा वो तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, मतलब जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब इसके अंदर जो जनरेट होगा ये मैग्नेटाइज होगा, तो वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप हुआ, वो तो है बी। और जिसकी वजह से हुआ वो क्या है? एच। जैसे करंट कैरिंग सोलेनॉइड लें, सोलेनॉइड में करंट फ्लो किया और उसके कोर के अंदर ये पीस रख दिया, तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो तो है बी, और जिसके कारण हुआ वो है एच। ऐसे मोटे शब्दों में समझ जाओ। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब वो फील्ड जिसमें सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए रखा जाता है। और बी का मतलब सब्सटेंस को जब आपने मैग्नेटाइज करने के लिए रखा तो सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, वो है बी। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, बी और एच दो टर्म। तो चलिए, बहुत सारे टर्म हैं, इनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फर्स्ट टर्म, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जब हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज होने का मतलब उसके
यूनिट वॉल्यूम में एक मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन, then मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सब्सटेंस जब मैग्नेटाइज होगा, सब्सटेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट is produced in it। सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो गया। देखिए, जब भी किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है तभी वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं, इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट है मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके अंदर मैग्नेटिज्म है। तो जब किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड रखते हैं मैग्नेटाइजेशन के लिए, तो वो मैग्नेटाइज होता है सब्सटेंस। मैग्नेटाइज होने का मतलब है मैग्नेटिक मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट। सो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ intensity of magnetization, ये डेफिनेशन बनी तो फार्मूला क्या बनेगा, I बराबर मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये M, कैपिटल M क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर आप चैप्टर वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आपने मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत पढ़ रखा होगा। हमने पूरा एक वीडियो लेक्चर मैग्नेटिक मूवमेंट पे बनाया है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो ये कट जाएगा तो यूनिट आएगी एम्पियर पर मीटर। मैंने कहा ना यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, यूनिट सबकी संभाल के रखनी है आपको। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो कैपिटल एम की जगह हो सकता है स्मॉल एम इंटू 2L। तो फिर वॉल्यूम की जगह भी क्या हो सकता है, एरिया इंटू 2L। तो 2S 2L कट जाएगा तो ये स्मॉल m अपॉन एरिया आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, दैट इज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। दोनों का मतलब एक ही है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कहें या पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। जनरली क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में मैग्नेटिक मूवमेंट दिया जाता है, सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया जाता है, तो आप आई निकाल सकते थे। ये था पहला टर्म, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा टर्म लेते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैंने क्या बताया दूसरा टर्म, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, अभी मैंने डिस्कस किया था, क्या बताया था H के बारे में। किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए हम उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, मतलब करंट कैरिंग रीजन में रखते हैं, उसी फील्ड को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फिर से सुनिए क्या बोला, जब भी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए हम कहाँ रखते हैं सब्सटेंस को, एक्सटर्नल फील्ड में। एक्सटर्नल फील्ड मतलब करंट कैरिंग रीजन। इन ऑर्डर टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस
क्या बताया, सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड, इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट। हमने मान लिया एक्सटर्नल फील्ड कहाँ रखा गया? बी नॉट रखा गया। देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, then the ratio of this external field to the permeability is the measure of मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। तो H बराबर फार्मूला जाएगा बी नॉट अपॉन न्यू नॉट। यूनिट इसकी थी एम्पियर पर मीटर। और अगर मीडियम की बात करें तो H बराबर आ जाएगा B अपॉन म्यू। ये एयर या फ्री स्पेस के लिए है और वो मीडियम के लिए H बराबर B अपॉन म्यू, एम्पियर पर मीटर। नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तीसरी डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई एम। जाई मतलब एक्स की टांग लंबी खींच दो और नीचे एम लगा दो, जाई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्योंकि कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी टर्म आया था। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? जैसे हिंदी में कह सकते हैं इसको मैग्नेटिक टेंडेंसी। जैसे हम पढ़ा रहे, मतलब अब कई बच्चों की पढ़ने की टेंडेंसी होगी, कईयों की नहीं होगी। तो वैसे ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब बेसिकली मैग्नेटिक टेंडेंसी से है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जितना ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो I इज प्रोपोर्शनल टू H, या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, जाई इंटू H, ये जाई M। यही जाई M क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जाई M का फार्मूला क्या बना? बेसिकली I अपॉन H। अब आपको पता होना चाहिए I भी एम्पियर पर मीटर था, H भी एम्पियर पर मीटर था। ये जो जाई है ये यूनिट लेस है और स्केलर क्वांटिटी ध्यान रखना। जाई एम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये यूनिट लेस है। तो इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इतना आप लिख सकते हो 12th के स्टूडेंट हो। तो ये तीसरा टर्म था। चौथा टर्म है मैग्नेटिक परमेबिलिटी या रिलेटिव परमेबिलिटी पढ़ा देता हूं, कोई काम आएगी। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है
अभी हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है डाई, पैरा और फेरो के लिए। फॉर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस Xi m जो होता है वो निगेटिव होता है। फॉर पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस Xi m होता है वो पॉजिटिव होता है। और फॉर फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस Xi m होता है पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1। इसमें नेगेटिव होता है, इसमें जस्ट पॉजिटिव होता है एक के आसपास, और ये एक से काफ़ी बड़ा होता है, पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1। तो ये भी कई बार आ जाता है डाई पैरा फेरो के लिए Xi m की वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब आ जाइए रिलेटिव परमेबिलिटी पे। बता दूं रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू अपॉन म्यू नॉट, it is the ratio of permeability of the medium to the permeability of free space। देखो रिलेटिव में तो हर जगह डेफिनेशन, चाहे रिलेटिव डेंसिटी हो तो मीडियम की और फिर पानी की, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी हो मीडियम की और फ्री स्पेस की, चाहे परमिबिलिटी हो मीडियम की और फ्री स्पेस की। तो म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻। अब ये भी यूनिट लेस है, दोनों म्यू का रेशियो है तो ये भी यूनिट लेस है, ध्यान रखना। यूनिट लेस, तो इसको भी नोट कर लो, यूनिट लेस है परमिबिलिटी। ये डाई के लिए पॉजिटिव बट लेस देन 1, पैरा ग्रेटर देन 1, फेरो ग्रेटर देन 1। वैल्यू पॉजिटिव होती, ध्यान रखना। अब ये जो वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज हमने आज डिस्कस की, कौन कौन सी, 4 मेन थी, बाकी मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है 5वीं। तो ये 5-6 फिजिकल क्वांटिटी हैं। इनमें आपस में रिलेशन क्या है, उस पर भी न्यूमेरिकल बनता है, रिलेशन अमॉन्ग वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज। तो वो रिलेशन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। रिलेशन पढ़ लेते हैं फिर हम उसके आगे बात करते हैं। Relation among various magnetic quantities। मैंने स्टार्टिंग कहा था कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए हम किसी करंट कैरिंग रीजन सपोज सोलेनॉइड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज होता है। देखिए व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस is placed
inside the core of solenoid, मतलब करंट कैरिंग रीजन से है। यहां हम लिख सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, हमने क्या रखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है। तो when a ferromagnetic substance is placed inside the core of solenoid, then it gets magnetized, तो वो मैग्नेटाइज होगा, then it gets magnetized, मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, then magnetic field induced इनसाइड इट, हमने कहा जो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है उसको हम बी कहते हैं, जिसमें रखा है, जिसके कारण हो रहा है वो एच होता है। एच और बी का रिलेशन बताया था, बी अपॉन म्यू, देन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड इट इज गिवन एज, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, वो बी बराबर होगा बी नॉट प्लस बी वन। बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्री करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बाउंड करंट। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्री करंट, और ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बाउंड करंट। बाउंड करंट का है मतलब है ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। जब सब्सटेंस मटेरियल मैग्नेटाइज होता है उसके अंदर बाउंड करंट प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटाइजेशन होता है। तो B बराबर होगा बी नॉट प्लस बी वन, तो ये हो जाएगा B बराबर बी नॉट होगा म्यू नॉट H प्लस बी वन होगा म्यू नॉट आई। ध्यान रखना I है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं या मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है, और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, इट इज द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्री करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बाउंड करंट। इन दोनों के सम के बराबर होता है बी नॉट प्लस बी वन। तो बी नॉट हो जाएगा म्यू नॉट एच और बी वन हो जाएगा म्यू नॉट आई। ध्यान रखना एच और आई डायमेंशनली एक ही चीज है, थोड़ा सा ये अंतर है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशनली एक ही है भाई, ये भी एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर पर मीटर। भाई फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी तभी तो दोनों जुड़ रहे हैं ना, नहीं तो जुड़ते ही नहीं ना भाई। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसकी वजह से हुआ है, तो है तो एक ही चीज है ना। खाना बाहर पड़ा जो पेट के अंदर आ गया वो इंड्यूस है, बाहर जो पड़ा वहीं से तो लिया है, वही तो अंदर आया है ना, उसी की वजह से तो आया है ना। तो ऐसे समझा करो। तो B बराबर म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। आप यहां से चाहें तो म्यू नॉट कॉमन आ सकता है, H प्लस आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब देखिए हम H को भी बाहर निकाल रहे हैं, H को भी बाहर निकाल लिया। ध्यान रखना न्यूमेरिकल किसी भी स्टेज से बन सकता है। ये जो हम रिलेशन बता रहे हैं मतलब इस लाइन से भी आ सकता है, इस लाइन से भी बन सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में डाटा दिए गए वो क्या दिए गए, किस फॉर्म में दिए गए, कहाँ तक दिए गए, तो हमें इसको कहाँ तक खोलना है, ठीक है ना। H को बाहर ले लिया तो जाएगा 1 प्लस आई बाई एच। इसमें क्या दिक्कत है। अब आई बाई एच क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो देखिए B के नीचे H ले आओ, B अपॉन H इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां बचा सिर्फ H नीचे गया, 1 प्लस जाई M
और ये बी अपॉन एच क्या होता है, म्यू। बी अपॉन एच क्या होता है, वो होता है म्यू। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये बन गया म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम। एक लाइन मतलब न्यूमेरिकल यहाँ से भी फिट बैठ सकता है, यहाँ से भी फिट बैठ सकता है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम। अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगर हम म्यू नॉट को म्यू के नीचे ले जाएं तो ये म्यू अपॉन म्यू नॉट बन जाएगा ना। इसके नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। अब म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, आज ही पढ़ाया गया है, म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है म्यू आर। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये क्या जाएगा म्यू आर। तो फाइनली आएगा म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाई एन। तो ये लास्ट रिजल्ट है, और मैंने कहा जरूरी नहीं कि लास्ट तक ही आए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम एक दो क्वेश्चंस की बात करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो आज हम पढ़ रहे हैं वेरियस मैग्नेटिक क्वांटिटीज। तो हमने 4-5 मैग्नेटिक क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया और उनमें आपस में एक रिलेशन डिराइव किया, ठीक है ना। ये रिलेशन है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 4-5 स्टेप मैंने कहा ना, न्यूमेरिकल यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी बन सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली लाइन, B बराबर म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, ये सबको पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, और ये नहीं पता तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इसी के आगे सारी चीज़ें चेंज हो रही ना। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं साफ करूँ इसको भी, फटाफट नोट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा एक दो क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो पहला न्यूमेरिकल है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अ सैंपल ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का कोई मटेरियल है, सैंपल है, एग्जिबिट अ मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 0.5 टेस्ला। मतलब B दिया गया है, कास्ट आयरन का कोई सैंपल है, वो इतना मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा, B इतना है उसका। When intensity of magnetizing field is 10 एम्पियर पर मीटर। मतलब इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में उसको रखा गया होगा तो उसके अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ। इसका मतलब ये हमने भी क्या बताया था, किसी भी सैंपल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है उसकी वजह क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसकी वजह होती है। तो इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से उस कास्ट आयरन के सैंपल में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, इंड्यूस हुआ, 0.5 टेस्ला। तो पूछा क्या गया है, परमेबिलिटी ऑफ द आयरन। सारा खेल परमेबिलिटी का ही है, वो ज्यादा परमिट करेगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, परमेबिलिटी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कम होगा। मेरा मतलब ये है कि हम पढ़ा रहे हैं, आगे बच्चा बैठा है, अब वो हम फोटोन डाल रहे हैं फिजिक्स का, और उसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो हम कितना ही फोटोन डालें, वो लेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो मटेरियल की परमेबिलिटी डिसाइड करती है कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। समझ गए ना, परमेबिलिटी का मतलब ही है कितना परमिट करती है फील्ड लाइंस को। वो कई बार बच्चे को समझ नहीं आता परमेबिलिटी क्या है, समझ गए ना। हमने सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है, अब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे जनरेट हो रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो तब होगा जब सब्सटेंस हमको परमिट करेगा फील्ड लाइंस को कि हमारे से होकर के गुजरो भाई, हमें मैग्नेटाइज करो, हमारा उद्धार करो। समझ गए ना जो मैं कह रहा हूँ। भाई सामने बच्चा बैठा है, हम फिजिक्स डाल रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, अब उसका एब्जॉर्बेंट पावर अगर सही है तो हमारी फिजिक्स को वो एब्जॉर्ब करेगा, वो समझेगा, और उसका सरफेस अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो मैंने फोटोन डाला फिजिक्स का, ने रिबाउंड कर दिया, ले लो अपना फिजिक्स। तो वही चीज़ है, परमेबिलिटी पूछी गई है कि इस फील्ड में रखने से उसके अंदर इतना इंडक्शन हुआ तो उसकी सब्सटेंस की परमेबिलिटी कितनी होगी। तो हमने रिलेशन बताया था आपको, आज ही बताया गया है। H बराबर क्या होता था, B अपॉन म्यू। तो म्यू बराबर, देखो हमने बताया था, H बराबर B अपॉन म्यू, दिस गिव्स म्यू बराबर B अपॉन H। तो B कितना दिया गया है, 0.5 अपॉन H कितना है, 10। तो कितना हो जाएगा, 0.05। कोई यूनिट मत लगा देना, परमेबिलिटी है इसकी 0.05, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द फील्ड इन एयर फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स।
सब्सटेंस के अंदर कितना है, एयर में फील्ड कितना होगा, एयर का मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मतलब हमसे बी नॉट पूछा गया, ये तो पहला था। दूसरा पूछा गया वो कि बी नॉट कितना होगा, तो बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच। म्यू नॉट की वैल्यू पता है, एच पता है, आप डाल दें। म्यू नॉट की वैल्यू पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एच कितना है 10, तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसको आपने आसानी से कर लिया होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी म्यू की जो यूनिट होती है, सॉरी क्या निकाला था, म्यू की यूनिट होती है, म्यू आर की यूनिट नहीं होती। म्यू इसकी यूनिट बताओ भाई, इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। तो इसकी यूनिट आएगी, बताइए यूनिट क्या होगी, टेस्ला और एच की एम्पियर पर मीटर, TM/A, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन निकालते हैं, इसको हटा देता हूं पहले। आई होप इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा इफ या when the space within the current carrying toroid is, when the space between current carrying toroid is filled with aluminium, फिल्ड विथ एल्यूमिनियम, और इसका दिया गया ससेप्टिबिलिटी एल्यूमिनियम की 2.1 इंटू 10⁻³ ससेप्टिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम, डायरेक्ट लिखो यार, इज 2.1 10⁻³। चलिए एक बार पॉज करके आप कोशिश करें। 2.1 10⁻³ किसका एरिया क्या दिया गया है, -5। चलिए कर ली कोशिश। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड बी when the space between the current carrying toroid is filled with aluminium। मतलब पहले टोराइड के जो बीच का जो रीजन था उसमें कुछ नहीं था, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी नॉट। तो पहले तो बी नॉट बराबर क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एच। बाद में जब आपने भर दिया उसके अंदर एल्यूमिनियम, तब बी कितना होगा, तब बी होगा म्यू इंटू एच। भाई यही तो सिचुएशन है, पहले फ्री स्पेस था टोराइड के अंदर, तब बी नॉट बराबर फार्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट एच। बाद में आपने एल्यूमिनियम भर दिया तो बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट एच, बढ़ जाएगा ना। तो अब क्वेश्चन ये है कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 हमें करना, हमें क्या निकालना है, चेंज मतलब बी माइनस बी नॉट अपॉन ओरिजिनल बी नॉट इंटू 100, ये मांगता है, ये मांग रहे हैं। तो आप इसको कर लो। अब तो हमने आपको बता दिया भाई, अब क्या दिक्कत है, देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बी बराबर म्यू की जगह म्यू नॉट 1 प्लस m इंटू एच, ऐसे लिखा जा सकता है। म्यू बराबर अभी रिलेशन बताया था मैंने यहाँ पर,
म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम, फिर म्यू के नीचे म्यू नॉट लिया था तो हमने म्यू आर बनाया था। चलिए अब ये चीज़ करके देखते हैं क्या आता है। इस चीज़ को तो b माइनस बी नॉट यहाँ कर रहा हूँ मैं, चलेगा ना, b माइनस बी नॉट अपॉन बी इंटू 100 जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b की जगह म्यू नॉट h माइनस बी नॉट की जगह, सॉरी b की जगह ये रहा म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम इंटू एच माइनस बी नॉट म्यू नॉट एच अपॉन फिर बी है नहीं ओरिजिनल है, चेंज अपॉन ओरिजिनल बी नॉट म्यू नॉट एच इंटू 100। देखो बड़े आराम समझो, जब टोराइड के अंदर फ्री स्पेस था तो बी नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होगा म्यू नॉट एच होगा। जब आपने एल्युमिनियम भर दिया तब मीडियम आ गया, तो मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड मीडियम होने पे म्यू इंटू एच आता है, म्यू की जगह ये रख लिया। तो ये दो चीजें आपके पास हैं। फिर परसेंटेज चेंज का मतलब क्या था, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज का मतलब ये बढ़ गया ना, तो इसमें से ये माइनस कर दो, चेंज हो गया अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अब देखो म्यू नॉट एच ये कॉमन है और नीचे वाले म्यू नॉट एच से कट भी जाएगा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ऊपर से म्यू नॉट एच कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस जाई एम माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट एच, ये पूरा कट गया इंटू 100। ये तो बहुत सरल हो गया भाई, ये तो बहुत बहुत सरल हो गया। अब आपके पास रिजल्ट क्या बचा, रिजल्ट आपके पास बचा b माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आएगा, ये कट गया 1 से 1 भी काट दो, ये लो 1 से, तो जाई एम इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज आ गया। जाई एम कितना दिया गया है, ये रहा 2.1 10 पावर माइनस 5 इंटू 100, ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 3, कितने परसेंट। जब टोराइड के अंदर हमने एल्युमिनियम जिसका ससेप्टिबिलिटी ये है भर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आया 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3%। बहुत कम परसेंटेज चेंज है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी बहुत कम दी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है आज जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनसे बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस तरह से आप कर सकते हैं। 2-3 फार्मूले थे, एक जाई का आई अपॉन एम, एक रिलेशन, मेन तो रिलेशन याद कर लो, उसमें सारे फार्मूले आ गए हैं, तो आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब सुनिए, अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा, थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको आती है, नहीं आती तो हम सिखा देंगे। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पे होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको उनके अंदर की जो फिजिक्स क्या है, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, वो नहीं पता। आपने बता दिया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, लेकिन रिपेल क्यों होते हैं ये नहीं पता। तो मैं आज वही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो डोंट मिस इट। क्योंकि थ्योरी का वीडियो लेक्चर, ये चैप्टर ही बेसिकली ज़्यादातर थ्योरी का ही है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझने की हैं। डेरिवेशन है नहीं जो आपने एक स्टेप पकड़ लिया और धड़ 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 ड्राइव कर दिया, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा सारी चीज़ें कि ये क्यों रिपेल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनका तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, तो ना अट्रैक्ट होने चाहिए ना रिपेल होने चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड रखने में ऐसा क्या हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, लोहे का हर टुकड़ा चुंबक क्यों नहीं होता है। लोहा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लोहे का हर टुकड़ा चुंबक क्यों नहीं होता। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहीं पर क्यूरी लॉ आएगा और क्यूरी टेम्परेचर आएगा। अगर आपने डाई, पैरा और फेरो अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो क्वेश्चन बोर्ड में तो आता ही है। डिफरेंस ही कई बार पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट डाई, पैरा एंड फेरो ऑन द बेसिस ऑफ। हाँ, एक चीज़ और है, बच्चा क्या करता है कि बहुत सरल सरल चीज़ें पढ़ के जाता है। आपने डिफरेंस पढ़ लिया कि डाई मैग्नेटिक में ये होता है, पैरा में ये होता है, फेरो में ये होता है, उल्टा करना होता है। तो आपने बहुत 3 जो सरल सरल होते हैं आपने दिमाग में अपने सेट कर लिए।
अब दिक्कत क्या होती है, जब एग्जाम में जाता है बच्चा तो वो जो तुम याद करके गए हो उस तरह से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट डाई पैरा एंड फेरो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ये ले, तुम तो ये पढ़ के नहीं, तुम तो कह रहे ये स्लाइटली रिपेल होते हैं, स्लाइटली अटैच में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें अनपेयर्ड होते हैं। ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं गया। आप तो वो 3 जो सरल सरल डिफरेंस थे वो पढ़ के चले गए। उसने पूछ लिया टेम्परेचर का इफेक्ट डाई पे क्या होता है, पैरा पे ये पढ़ना, ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परमेबिलिटी। तो कहने का मतलब आप बच के नहीं निकल सकते हो कि आपको जो अच्छा लगे वो आप पढ़ लो और आपका काम हो जाए। तो चलिए, इसलिए मैं आपको समझाता रहता हूँ, आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आप अच्छे से पढ़ें और नोट जरूर करते रहे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के ही बैठें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो ये कर लो नोट, क्वेश्चन पॉज करके इसको लिख लो। तो अगला वीडियो लेक्चर आएगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे होगा, तो डोंट मिस इट। ओके, पढ़ाई करते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।